नाज़रीन मेरे वीलॉग में वेलकम। बातें आज कुछ और करनी थी। मैंने और एक बिजली का जो बुरान है इसके हवाले से बड़ी अहम स्टोरी आपके साथ डिस्कस करनी थी, मगर इसके साथ सिचुएशन पॉलिटिकली बड़ी बदल गई है। अभी चंद लम्हे पहले मैं जब दफ्तर रस्ते में था तो शीरी मज़ारी साहिबा को गिरफ़्तार कर लिया गया, जो टॉप लीडर हैं PTI की। इस हवाले से फिर मैंने कुछ खबरें देखी और मैंने कहा आज ये क्योंकि ताज़ा तरीन मामला है तो इस पर बात करते हैं। ये भी बड़ा अहम है क्योंकि ये जो अब गिरफ्तारी है ये नुक्ता आगाज़ है PTI के एक नए इम्तिहान का। PTI कंपैरेटिवली मैस पार्टीज़ में से जो सबसे नई पार्टी है, जिसे 25 से 30 साल के माबैन अरसा हुआ है। और इससे पहले जो पार्टियों की तारीख है उसमें सबसे ज़्यादा ऑपरेशन का जो मुकाबला किया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था। मगर ये और मुस्लिम लीग नून तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ रही, टॉप पे उसकी लड़ाई भी एस्टेब्लिशमेंट से होती रही, मगर कभी वो स्ट्रीट पावर या स्ट्रीट जो फाइट्स थी जो हमने देखी वो उनका खासा नहीं था। अब आते हैं इस पे कि ये PTI का कौन सा इम्तिहान है। और पहले तो मैं आपको खबर दे दूं। खबर ये है कि एक तरफ तो बैकडोर राब्ते चल रहे हैं। ये जो उन्होंने मुअख्खर की है तारीख, इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की और कहा कि मैं पेशावर कोर कमेटी में जाकर फैसला करूंगा। उसकी वजह यह है कि कुछ खबरें ये आ रही थी कि जनाब शायद नेशनल असम्बली को जो है वो तोड़ दिया जाए, मगर कुछ जो PDM की तादी पार्टी ख़ास तौर पर जो जरदारी साहब हैं वो कहते हैं कि जनाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को चलने दिया जाए क्योंकि उनकी प्रोविंशियल वहाँ पे उनकी हुकूमत है। एक तरफ तो ये भी मैं बता दूँ बराह रास्त शायद राब्ते बैकडोर नहीं चल रहे क्योंकि खबर ये आई थी कि खान साहब ने बराह रास्त राब्ते नहीं करते, शाह महमूद कुरैशी और एक और लोग जिनके ज़रिए ये गुफ्तगू चल रही है। मगर अब मैं आता हूँ कि हुकूमत ने क्या पॉलिसी बनाई है। इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक क्या होती है कि जनाब एक तरफ आप थोड़ा सा किसी को लालच देते हैं या कोई इशारा करते हैं कि जनाब हम तो बड़ा फेवरेबल है, और दूसरी तरफ आप सख्ती करते हैं। तो ये अब पॉलिसी जो है अनफोल्ड किया है उसने। और ख़बरें ये आ रही हैं कि अपने 3 लिस्टें भी बनी हुई हैं टॉप लीडरशिप की, PTI की टॉप लीडरशिप की लिस्टें बनी हुई हैं जो कि जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसमें अभी मेरे दोस्त जो हैं भट्टी साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब शेख रशीद साहब को बराह रास्त ही बता रहे थे एक बीपर में कि आप पर तशद्दुद का खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड ख़तरा है। तो ये मामलात क्या हैं। तो अब मैं आता हूँ अहम बात की तरफ कि ये एक तो ये कि टेस्ट है आज उस PTI के वर्कर का जिसमें ज़्यादातर यूथ शामिल है। जलसों में वो जौक दर जौक आ रही है, मगर इसमें कुछ मिसालें देनी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ जो तहरीकें चली, मैं बिल्कुल करसरी बात करके चलता हूँ, बहुत पीछे नहीं जाता। 68-69 की तहरीक देख लेते हैं। 5 नवंबर 1968 में जो पीपल्स पार्टी की तहरीक चली थी जिसके नतीजे में एक बहुत बड़े आमिर की हुकूमत 10 साल 12 साल वो ख़त्म हो गई थी और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। उसके बाद फिर कू होता है, उसके बाद तहरीकें बनती हैं। जनाब ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ एक लंबी तहरीक चली जिसमें बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी। इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ, उनके बेटे को जो है 2 बेटे उन जान से गए, उनकी बेटी भी जान से गई, लेकिन वो ये लड़ाई चलती रही। इससे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी तहरीक चली थी 1968 की तहरीक चली थी। 5 नवंबर को वो तहरीक चली थी और फिर वो 138 दिन जारी रही और उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा आमिर जो थे जनाब सदर अयूब, उनकी हुकूमत जाती रही और फिर पहली जमहूरी हुकूमत आई। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना। फिर 5 जुलाई 1977 को इस हुकूमत को चलता कर दिया गया और फिर एक तहरीक बनी। वो तहरीक जो थी वो ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ थी। उसमें बहुत लोगों ने कोड़े खाए, मारें खाई। वो खौफनाक किस्म का मार्शल लॉ था, वो कोई 10 पार्ट मार्शल लॉ नहीं था जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लगाया था। मगर सवाल ये है कि आज मैं ज़्यादा तारीख में नहीं जाना चाहता, आज की बात करते हैं। आज क्या PTI इस और उसका वर्कर इस ऑपरेशन में अगर ये होता है जो कि होता नज़र आ रहा है तो क्या अपने लीडरों के साथ सामने रहेगा? क्योंकि एक बात याद रखें, अगर पब्लिक बैकलैश ना आई तो फिर आपको कोई लेटअप नहीं होगा, फिर आपको कोई नहीं छोड़ेगा, रहम कोई नहीं करेगा आप पर। आप उसी वक्त, यानी मैं ये नहीं कह रहा खुदा न खास्ता किसी को इंसाइट नहीं करा कि भाई किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, कि जो सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन बाहर निकलना, एहतजाज करना आपका हक है। तो क्या आप एहतजाज करने को तैयार हैं? लाठी चार्ज यहाँ की एक बड़ी पुरानी एक रस्म भी है और एक ब्रूटल एक रिवाज भी है जिससे डिसेंट को कुचला जाता है। उसके बाद जो तशद्दुद अंदर आपके साथ डिटेंशन में होता है वो भी, उसकी कहानियाँ भी बहुत हैं हमारे पास, कभी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर अब मैं सबसे अहम नुक्ते की तरफ आ रहा हूँ। क्वाइट रिसेंटली एक तहरीक इसी रीजन में उठी है और वो श्रीलंका में उठी है।
श्री लंका के लोगों के बारे में मेरा ये ख्याल है कि वो इंतहाई महज़ब कौम है, मगर उनके यहाँ एक तारीख़ जो है वो तहरीक और इनकलाब की तारीख़ मौजूद है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। मगर क्वाइट रिसेंटली क्या हुआ, कुछ दिन पहले जब वहाँ डिफ़ॉल्ट हुआ, बिजली बंद हो गई, बच्चों का खाना पीना जो है उनका दूध नहीं मिल रहा था, गैस नहीं थी, पेट्रोल नहीं थी, लोग बिल बिला के बाहर आए और उन्होंने पिकेट्स बना दी। अब उन पिकेट्स, अब समझ नहीं आई हुकूमत क्या करती। हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने जेल में से गुंडे निकाले और जेल में से गुंडों को निकाल के उसमें अपनी पार्टी के लोग शामिल किए जो रूलिंग पार्टी थी, और जाके उधर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। जो पीसफुल प्रोटेस्टर वहाँ बैठे हुए थे और अपने राइट्स मांग रहे थे कि हमें रोटी दो, हमारी गैस जो है वो सप्लाई बहाल करो, हमारे बच्चों का दूध कहाँ है, तो वहाँ पर जाके उन्होंने तशद्दुद किया। इसकी बहुत सी वीडियोज़ भी हैं, मगर हमारे यहाँ शायद बवजू नहीं दिखाई गई, मगर मैं आपको वसूख से ये बता रहा हूँ। अब क्या होता है, ये साउथ एशिया की एक पीसफुल कौम बज़ाहिर, उसके लोग बिफर जाते हैं। जब वो बिफर जाते हैं तो फिर किसी को छुपने की जगह नहीं मिलती, फिर वो जाके वो करोड़ों रुपए की जो गाड़ियां थीं हुक्मरानों की, उनको नजर आतिश कर देते हैं। वो सड़कों पर कैबिनेट को खड़ा कर लेते हैं और ये वो बैकलैश के तौर पर कर रहे हैं, अपने ऊपर तशद्दुद होने के बाद कर रहे हैं। तो जब कहने का मकसद ये है कि एक तरफ आप इंसान पर माशी दबाव बढ़ाते हैं, उसे गुर्बत की जिल्लत में धकेलते हैं, और साथ जब वो प्रोटेस्ट करने के लिए निकले तो उसको आप जो है ताकत से दबाने की कोशिश करें, तो ये बड़ी ख़तरनाक रेसिपी हो सकती है। और इसका मैं मुज़ाहरा, और मेरे ख्याल में मेरे जो बहुत से हमारे देखने वाले हैं उन्होंने इसके कुछ बहुत से मज़ाहिर आपने सोशल मीडिया पे ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि आजकल तो हर हाथ में कैमरा है, जितने लोग हैं इतने कैमरे हैं, तो बात को छुपाया नहीं जा सकता। तो अब ये एक नया फेज़ शुरू हो रहा है PTI का, ये बड़ी स्ट्रगल का होगा, और ये फेज़ और इस फेज़ में जिस तरीके से PTI अपना एक एहतजाज करने में कामयाब या नाकाम होगी, उसी पे डिपेंड करेगा PTI का मुस्तकबिल, इस हुकूमत का मुस्तकबिल। लेकिन एक बात मैं अर्ज़ कर दूं कि पार्टियां रहें न रहें, ज़िंदगी का कोई मुतबादल नहीं होता। अगर मईशत का दबाव बढ़ता है, और ये बात भी तय है कि तकरीबन यूथ का पाकिस्तान में आबादी का 65% यूथ है, और ये 65% की जो बेशतर लोग हैं वो खान के साथ हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इनका कोई पूछने वाला कोई देखो ना, जहाँ नज़रिया ये हो कि जी ये खैर खान साहब भी कहते रहे और हम इसके खिलाफ बोलते रहे, नौकरियाँ देना हुकूमत का काम नहीं है, टैक्स लगाना हुकूमत का काम है, हमारी जेब काटना हुकूमत का काम है। तो भाई वो जी अगर आप जवाब नहीं देते, एक माशी आफियत पैदा नहीं करते, तो फिर सियासी आफियत भी नहीं होती। तो ये अब सिलसिला आगे बढ़ेगा, और ये यूथ किस तरह रिएक्ट करती है, किस तरह बाहर निकलती है, और अगर आगे बड़ी गिरफ्तारियां की जाती हैं तो क्योंकि ये खबरें आ चुकी हैं कि जनाब ये गवर्नमेंट में आने के बाद इन्होंने मुख्तलिफ जो लोग हैं, ज़ाहिर है यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी ज़ाती एक ख़ानदानों की मुलाजम होकर रह गई है। यहाँ पर एक ये पीपल्स पार्टी का है जी, ये मुस्लिम लीग नून का है जी, ये PTI का है, तो इस तरह की कहानी बन गई है। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो चेंजेस की गई हैं और जिस किस्म के लोगों को लाया गया है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, जिनके खिलाफ इंक्वायरियाँ हो चुकी हैं, इंक्वायरियों में ये प्रूव हुआ है कि उन्होंने गड़बड़ की है, उनको मेन पोस्टिंग्स दे दी गई हैं। मैं किसी अगले अपने ब्लॉग में आपकी खिदमत में उनके नाम भी पेश कर दूँगा। तो अब PTI रियल टेस्ट में उतरी है, तारीख़ के मैदान में उतरी है, और उस तारीख़ के मैदान में कहने का मकसद ये है कि अब वो देखते हैं कि स्टेटस को चैलेंज करने का जहाँ तक ख्याल है, खान साहब का जो नज़रिया मईशत है वो आज के हुक्मरानों से या माजी के हुक्मरानों से मुख्तलिफ नहीं था। उनका सिर्फ बुनियादी मसला ये था जी करप्शन ख़त्म करके हम ठीक कर लेंगे। मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करता, क्योंकि ये निज़ाम ही करप्शन है, इस निज़ाम का नाम करप्शन रख दें तो मेरे ख्याल में ये गलत नाम नहीं होगा, तो ये एक अलग बहस है। मगर PTI एक नए फेज़ में अब जा रही है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग मार्च अब करना पड़ेगा उनको। लॉन्ग मार्च जो है वो एक तरफ जो चल रहे हैं, बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, अब वो देखेंगे, हुकूमत देखेगी कि इस उनकी मरकज़ी क़यादत की एक जो खातून है रहनुमा, उनके गिरफ्तारी का रिएक्शन क्या आता है। इस रिएक्शन से ये तय होगा कि जो बाकी की लीडरशिप है उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। और क्योंकि मुझे लगता है
کہ یہ تاثر اب گہرا اور پختہ ہے پی ایم ایل این اور اس کی لیڈرشپ میں کہ وہ شاید اپنی ایگزسٹنس کی لڑائی لڑ رہے ہیں، کیونکہ جو کراؤڈ ہے، جس طریقے سے ملتان کے جلسے میں کل کراؤڈ آیا، اب اس میں ایک اور بھی میں پہلے یہ بات کر چکا ہوں اور میں دوبارہ کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اگر پی ایم ایل این کو سپورٹ نہیں کرتا تو پی ٹی آئی کو بھی شاید سپورٹ نہیں کرتا اور اس شکل میں، مگر سوال یہ ہے کہ جو سامنے حقیقتیں ہیں اس کی ڈینائل میں کیسے چلا جاؤں؟ جس طرح یہاں کی جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے وہ ڈینائل میں ہے، خان کا کلٹ بن گیا ہے، خان کا یہ بن گیا ہے، اور بھائی بندہ اس کے پیچھے آ گیا ہے، میں کیا کروں؟ اور سوچیں اس کا سائنٹیفک انالیسس کریں کیوں آیا وہ ایک نیشنلسٹ موو کیوں بن گئی ہے؟ کیونکہ ایکیومولیٹڈ اینگر جو تھی اس کی جو ذلت پچھلے 30 40 50 سال سے اس ملک کے عوام جو ذلت سہ رہے تھے، تو وہ اس کا ایکیومولیٹڈ ایک ایفیکٹ ہوا ہے اور وہ بن گیا ہے۔ اب بیٹھ کے میں یہاں انٹلیکچولی ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں یا میری جیب میں پی ایچ ڈی ہے، اور آج کل کام بھی مختلف ہے، پی ایچ ڈی میری جو ہے وہ فزکس میں ہوتی ہے، انالیسس میں، پالیٹکس میں کر رہا ہوتا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ لوگ آگے ہیں، کیا اب یہ لوگ لڑیں گے؟ کیا یہ خان کے پیچھے آئیں گے؟ کیا یہ اپنے لیڈروں کی تحفظ کے؟ اس پہ بنیاد ہوگی کل آنے والے اس مستقبل کی، پی ٹی آئی کے مستقبل کی، اور ساتھ جو ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے وہ کیا ہے کہ اگر یہاں پہ تحریک بن جاتی ہے اور تحریک کے ساتھ جو اس وقت معیشت کا عالم ہے، جہاں آپ کا ڈالر کھڑا ہے، جو ابھی آپ کی جو گفتگو آپ کی چل رہی ہے آئی ایم ایف سے، وہ نہ سٹال ہو جائے ایک ہفتہ جو ہے اس میں بھی ہے، تو میرے خیال میں میں یہ چاہوں گا کہ یہاں بیٹر سینس پریویل کرے، اور یہاں پہ میں کوئی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا، کیونکہ پی ٹی آئی کی پارٹی اور اس کے لوگ کبھی اس قسم کی تحریک میں نہیں اترے۔ پیپلز پارٹی کبھی اتری تھی اور بڑی ویلینٹلی لڑی تھی، جس میں کیا کیا لوگ تھے، جام ساکی تھے، اور اس کے بعد وہ اور لوگ جنہوں نے 11 آصف بٹ ہمارا دوست 11 سال کی اس نے قید کاٹی، یہاں کوڑے کھائے، ڈاکٹر لال خان نے کھائے، یہاں پہ ہمارے ساتھی ایک اور صحافی ہیں، ان کو کوڑے لگے، 2-3 صحافیوں کو کوڑے لگے، لڑائی لڑی لوگوں نے اور بہت بڑی لڑائی لڑی۔ تو یہ لڑائی کیا دوبارہ لڑی جائے گی یا نہیں لڑی جائے گی، یا کیا آج کی جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے لوگ اس طرح سے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ مگر یہ حالات بڑے نازک ہیں، میرے سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس کرائسس سے ہمیں بطریق احسن نکلنا چاہیے۔ اگر ہم نے ڈنڈے کے زور سے نکلنے کی کوشش کی تو میرا خیال ہے کہ ری ایکشن آئے گا، اور ری ایکشن اس لیے آئے گا کہ شاید لوگ، میں ایک بات کہہ کے آج کے وی لاگ کو ختم کرتا ہوں کہ جب 10 اپریل 1986 کو محترمہ بے نظیر بھٹو آئی تھیں اور لاکھوں لوگ سڑکوں پر تھے، تو لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بے نظیر کو دیکھنے آئے ہیں، نہیں، وہ اپنے زخم دکھانے آئے تھے۔ اسی طرح 18 اکتوبر 2007 کو جب بے نظیر آئی تھی اور جب اس کے آنسو نکل گئے کراچی کی گلیوں میں لوگوں کو دیکھ کے، تو وہ اپنے زخم دکھانے آئے تھے۔ میں یاد دلاتا چلوں کہ 250 بندہ جو اس دھماکے میں مرا تھا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے ہوائی چپل کے علاوہ کوئی مناسب جوتی پہن رکھی ہو، وہ اپنے دکھ اور درد دکھانے آئے تھے۔ اور اب اگر لوگ باہر آتے ہیں تو وہ خان صاحب کو شاید اتنا دیکھنے نہ آئیں کہ اپنے درد اور دکھ دکھانے آئیں گے۔ تو یہ ہم ایک بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں، ایک ٹیوملٹ ہے، ایک سٹر ہے، ایک اضطراب ہے، ایک بے چینی ہے اور خوفناک معاشی پریشر ہے۔ اس کے بارے میں سوچیں، معیشت کو اس سے نکالیں، عوام کے روزگار کی کوئی کہانی کریں اپنی سکن بچانے کے لیے اور اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے، یا حق کی حکمرانی پر اپنا جو ہے خاندانی حق سمجھنے کی بات نہ کریں، تو شاید حالات بہتری کی طرف چلیں۔ بہرحال یہ نازک موڑ ہے، اس لیے میں نے آج اپنا بلاگ بدلا۔ اگلے بلاگ میں ہم آپ سے بات کریں گے اور ایسی چشم کشا آپ کو سٹوریز دیں گے کہ یہ بجلی ہمارے اوپر کیسے گرائی گئی، یہ کیا معاہدے تھے، ان کی شکیں کیا تھیں، ان کا نتیجہ کیا نکلا۔ یہ ہمارا اگلا بلاگ ہوگا۔ مجھے دیکھتے رہیے اور آپ کی پذیرائی کا بہت شکریہ۔ مجھے بڑی انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ آپ جوک تر جوک آتے ہیں اور مجھے سنتے ہیں اور اعتبار دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔